Hello, bachcho. Let's read out the question first. Two hypothetical planets of mass M1 and M2 are at rest when they are infinite distance apart. Because of the gravitational force, they move toward each other along the line joining their centers. What is their speeds when their separation is d? यहाँ पर दो मासेस दे रखे हैं M1 एंड M2, ठीक है ना। दो प्लैनेट है जिसके मासेस है बेसिकली M1 एंड M2, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ द इन्फिनिट प्लेस पर रखे गए हैं, ठीक है ना। सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। M1 V1 से मूव करता है तो M2 V2 से मूव करता है। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ d इनमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, सो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्पीड है जिससे वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रेविटेशन की, सो देखिए इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे, ठीक है। अब फाइनली दोनों मूव कर रहे हैं और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं लग रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सो मोमेंटम कंजर्व होगा। दैट मीन्स वी कैन यूज द कंसेप्ट हियर, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर हम सिंपली क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, या फिर चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चेंज इन मोमेंटम ये जीरो होगा क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर कंसेप्ट है। सो देखिए इनिशियल केस की यदि बात करूँ, सो दोनों ही रेस्ट पर थे, ठीक है ना। सो उनकी जो भी इनिशियल वेलोसिटीज होंगी वो तो जीरो होंगी at initial case. So u1 will be equals to 0, u2 will be equals to क्या होगा 0। अब यदि u1 एंड u2 दोनों ही 0 है तो उनके बिटवीन में लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो भी क्या हो रहा होगा, 0 होगा एट इनिशियल केस। बट फाइनल केस की यदि मैं बात करूं तो फाइनल केस में दोनों को सेपरेट किया गया है बाय द डिस्टेंस ऑफ डी और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होंगी, वो यहाँ पर दे भी रखा है v1 एंड v2, ठीक है। और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा जो कि बेसिकली क्या आ जाएगा, u ऑफ f विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का g इनटू m1 m2 डिवाइडेड बाय d के इक्वल। सो सबसे पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियली वेलोसिटीज बोलो वो जीरो है, पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो भी जीरो है, सो ये तो जीरो होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनली क्या आ जाएगा, सो भाई सिंपली m1 v1 प्लस m2 का v2, ठीक है। सो यहाँ से देखिए यदि मैं v2 कैलकुलेट करूँ सो v2 विल बी इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, एक्चुअली v1 को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से ताकि फिर हमें v2 मिल जाए, ठीक। तो यहाँ से हम यदि v1 को कैलकुलेट करें तो माइनस का m2 डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स ऑफ v2 हो जाएगा। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी कंजर्व्ड होंगी, उसमें भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले, राइट है ना। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे इसे क्योंकि ये बहुत लेंदी है। सो देखिए एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस सेकंड की वजह से 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और एक जो रहेगा तो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा दोनों के बिटवीन में जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है माइनस का g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d। और देखिए मैंने बताया था इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे, सो काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर ग्रेविटेशनल पुल बोलो वो सभी के सभी क्या रहेंगे, जीरो। सो फाइनल क्या रहेगा, सॉरी इनिशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो यहाँ पर हम v1 का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हो जाएगा 1/2 का m1 टाइम्स ऑफ v1 कितना आया था माइनस का m2 डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स ऑफ v2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर इंटू v2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 में m2 टाइम्स ऑफ v2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d हो जाएगा। यदि मैं m1 को कैंसिल आउट करूं
सो यहाँ से एक m1 तो इससे चला गया और एक m2 उधर साइड से चला गया, ठीक है ना। सो क्या बच जाएगा, सिंपली 1/2 m2 बाय m1 v2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 में v2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाय g d, ठीक है, डिवाइडेड बाय d बच गया। सो यहाँ से मुझे यदि v2 निकालू, सो v2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ, यहाँ पर बच जाएगा m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m1, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ g इंटू m1 डिवाइडेड बाय d। सो यदि मैं v2 के लिए कैलकुलेशन करूँ, ठीक, सो v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g m1 इंटू m1 कितना हो गया, m1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d टाइम्स ऑफ m1 प्लस का m2। सो यहाँ से मुझे v2 निकल के आ जाएगा फाइनली। सो हियर आई एम राइटिंग, सो v2 will comes out to be taking root on both side, सो m1 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में क्या निकल के आ जाएगा, 2g डिवाइडेड बाय t इन ब्रैकेट m1 प्लस का m2 के इक्वल। अब इक्वेशन 1 से यदि मैं v2 का मान सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे v1 मिल जाएगा जो कि था माइनस का m2 डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स ऑफ v2। सो v2 क्या निकल के आया है, m1 अंडर रूट में 2g डिवाइडेड बाय d टाइम्स ऑफ m1 प्लस में m2। सो यहाँ से देखिए m1 कैंसिल आउट हो गया, मुझे v1 का वैल्यू भी मिल गया, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ m2 अंडर रूट में 2g डिवाइडेड बाय d टाइम्स ऑफ m1 प्लस का m2 के इक्वल। तो देखिए यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द टू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से, राइट। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2g बाय डी m1 प्लस m2, 2g बाय डी m1 प्लस m2, और v1 के साथ m2 है, सो v2 के साथ m1 है, अपोजिट यानी। सो यहाँ पर देखिए v1 के साथ m2 2g बाय डी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रही है, सो डोंट बी कंफ्यूज, दिस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ओके। So option B is going to be the answer for our question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.